हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। हम लोग जो पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें बेसिकली जो बात कर रहे थे वो बात कर चुके थे हम लोग, मॉडल्स डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो वो आपका मॉडल्स वाला लिमिटेशन और किस मॉडल में क्या डिस्कस किया गया था वो सारा डिस्कस हो गया। फिर पहले वाले उसके पहले जो था डिस्कवरी के बारे में सबने बात किया था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का कैसे डिस्कवरी हुआ था वो बात हो गया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है हम लोग बेसिकली जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था उसको खत्म कर चुके हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होगा और इस लेक्चर में बेसिकली जो इधर और भी जो छोटे छोटे टर्म रह गए हैं ये सब, जैसे कि आइसोटोप्स क्या है, आइसोबर क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आइसोस्टेट्स क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स इसको बोलेंगे, ये सब जो टर्म रह जाते हैं इसको आज के लेक्चर में कवर कर देंगे। और एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसका 2024 में जो है एक क्वेश्चन आया है इससे अप्रैल वाली शिफ्ट में, ठीक है। तो इसीलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट मतलब उसका थ्योरी स्टेटमेंट जो था उसी से क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और आज का लेक्चर जो है उसको शॉर्ट रखते हुए खत्म कर लेंगे चीजें को, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं भी हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, बिना पढ़ाई का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसी में से देखिए आज का जो लेक्चर बेसिकली है ना, ये टर्म्स जो रह गए हैं स्टार्टिंग वाले उसको खत्म कर लेते हैं। उसके डुअल नेचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेंसबर्ग एसिडिटी प्रिंसिपल, ये सब बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आइसोटोप्स सबसे पहला जो दिया हुआ है उधर, आइसोटोप्स, ये सबसे मुलाकात आप लोग को हुआ होगा। ये सब टर्म से अगर ध्यान होगा, थोड़ा बहुत चीजें याद रहती होगी तो इससे मुलाकात हुआ होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आइसोटोप्स क्या होता है, वैसे स्पीसीज या वैसे एटम्स जिसका कि मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल इसका मतलब वैसे एटम्स या वैसे एलिमेंट या वैसे एटम्स जिसमें कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, तो डिफरेंट जो होगा वो होगा मास नंबर डिफरेंट होगा बट एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब बात आता है इसमें एग्जाम्पल से बात करते हैं। तो एग्जाम्पल हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यूटेरियम और एक है इसका ट्यूटेरियम, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा लेकिन मास नंबर सबका डिफरेंट होगा। इसका 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है। ये इसमें देखिए मास नंबर इसमें 1 है, मास नंबर 2 है और इसमें मास नंबर कितना है, 3 है। तो मास नंबर डिफरेंट सबका और एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 1 1 1, तो सबका ये सेम हो गया, ये आइसोटोप्स है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट होगा। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। इसमें एक चीज और, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। केमिकल ऐसे स्पीसीज का केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो सेम होगा बट फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सीन होगा आइसोटोप्स वाले में। देखिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम रह रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होगा नहीं, तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, सेम लिख रहे हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये हो गया आइसोटोप्स के बारे में। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन का अगर एग्जाम्पल लें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। और दूसरा अगर कोई एक क्लोरीन जिसका आइसोटोप्स इसी का 35, तो इसका 37। देखिए इसमें भी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिएगा तो इसमें प्रोटॉन जेड माइनस पी करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, डिफरेंट आएगा। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ डिफरेंट होगा। आइसोटोप्स वाला कहानी क्लियर होता है, ठीक है। आइसोबार, चलिए सेकेंड बात करेंगे हम लोग आइसोबार के बारे में। तो आइसोबार क्या होगा, आइसोबार तो इसमें जो होगा एटम्स विथ सेम मास नंबर
मास नंबर ए जिसको बोलते हैं, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। पहले वाले केस का उल्टा है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या पहले वाले केस में क्या था, याद कीजिए, पहले वाला इसके पहले जो डिस्कस किए, सेम एटॉमिक नंबर था, मास नंबर डिफरेंट था। यहाँ मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि कार्बन का एक 6 और इसका एक आइसोटोप 14 ले लेते हैं, नाइट्रोजन का 7, ठीक है, इसका ले लेते हैं, इसमें दोनों में निकालिए। देखिए दोनों में जो है वो मास नंबर क्या है, सेम है, मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर देखिए तो एटॉमिक नंबर ये है जेड, तो जेड दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे वाले सल्फर वाला, सल्फर का 40, और अगर ले लेते हैं आर्गन का, इसका भी 40 है। देखिए इसमें क्या है कि इसका 16 और इसका 18, इसमें देखिए इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर दोनों में क्या है, सेम है। इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा, केमिकल प्रॉपर्टी बोथ आर डिफरेंट, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा दोनों में से, दोनों का जो होगा वो अलग अलग होगा। ऐसे को बोलते हैं आइसोबार, ठीक है, आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट आइसोटोन्स। आइसोटोन ही चिक चिक के चिल्ला रहा है, क्या आइसोटोन से चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे में जो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। बोल रहा है भाई मेरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, तो लिखिए वैसे स्पीसीज जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, ठीक है, इसका बात करेंगे एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो इसका एग्जांपल आएगा कार्बन 6, इसका मान लेते हैं 13, और नाइट्रोजन का 7, इसका आएगा 14। इसमें देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर निकालेंगे तो प्रोटॉन इसमें 6 है, इसमें भी प्रोटॉन जो है वो 7 है। इसमें अगर न्यूट्रॉन निकाला जाए तो 13 - 6, तो 13 - 6 इसमें आएगा 7 न्यूट्रॉन, और इसमें अगर निकालेंगे न्यूट्रॉन तो 14 - 7 इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, 7। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में 7 है। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसको बोला जाता है आइसोटोन्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया। एटम्स जिसका कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो सेम हो, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन और इसमें जो होगा प्रोटॉन अलग है। देखिए इसमें प्रोटॉन अलग है, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सेम होगा क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं, सेम नहीं है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, ठीक है, मिटा इसको, ठीक। नेक्स्ट बात करना है आइसोडाइफर के बारे में, फोर्थ वाला आइसोडाइफर, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दीज आर द एटम्स, ये जो होता है दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसका कि उस n-φ का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। n-φ का वैल्यू जो होगा मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। जैसे कि अगर बात करेंगे यूरेनियम और थोरियम, ठीक है, यूरेनियम और थोरियम, तो इसका 234 होता है और इसका 90, ठीक है, और इसका 238 और इसका 92। जरा एक बार देखते हैं, सही लिखा हुआ है, ठीक है, थोरियम का 234 और 90 और उसका 238 और 92, सही है, ठीक है, ये चीज़ है 238 और 92, ठीक है। अब इसमें देखिए तो निकालिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना आ रहा है। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो अगर पहले निकालते हैं तो इसमें 92 है, इसमें प्रोटॉन अगर निकालेंगे तो कितना है, 90 है, ठीक है। न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो कितना होगा, तो 238 माइनस 92 करेंगे तो कितना आएगा, 4, 92 यहाँ से करेंगे तो 238 माइनस 90, इसमें 6, इसमें करेंगे तो फिर ये 9 4, ठीक है, और ये कितना आएगा 1,
ठीक है 146 आ रहा है, और इसमें अगर करेंगे तो कितना आएगा 234 माइनस 90 करेंगे तो इसमें आएगा 4, इसमें 4, इसमें 144 आएगा। ठीक है, हमको चाहिए n माइनस पी वैल्यू अगर सेम हो गया तो हम बोलेंगे ये दोनों आपस में आइसोडाइफर है। देखिए n कितना है तो 146 है, माइनस p कितना है तो 192 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4 और यहाँ से 14 54। ठीक है, इसमें अगर निकालेंगे n माइनस पी का वैल्यू तो कितना आएगा, n का वैल्यू 144 माइनस p का वैल्यू होगा 90, अगर इसमें निकालेंगे तो 4 5। तो देखिए दोनों में जो है n माइनस पी का वैल्यू जो आ रहा है 54 आ रहा है, मतलब ये दोनों जो गिवन स्पेसिस है वो कितना है, क्या है, दोनों आपस में आइसोडाइफर्स है। ठीक है, आइसोस्टेट्स क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसको समझेंगे। 4 पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात होगा 5वां पॉइंट पे। देखिए ये सब क्वेश्चन जो होगा ना, इससे क्वेश्चन जो आएगा वो सिंपल बोल देगा, बताइए ये आपस में क्या है, तो आपको रिलेशन याद होगा कि किसको क्या बोलते हैं तभी बना पाइएगा, वरना फंस जाइएगा। इसका देखिए दीज आर द एलिमेंट ऑफ, इसमें देखिए आइसोस्टेट्स में क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ, उतना लंबा चौड़ा लिखने का क्या जरूरत है, इसमें जो होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये स्पीशीज में नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो क्या होगा, आर सेम, आर सेम। एग्जाम्पल के लिए अगर देखना चाहेंगे इसमें तो एग्जाम्पल है N2O, ठीक है, CO2 निकालिए तो दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, नाइट्रोजन का वैलेंस में 5 5 2 10 और नाइट्रोजन से 10 आएगा, ऑक्सीजन से 6 आएगा, इसमें आएगा 16। ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे तो कार्बन के वाले से आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का कार्बन का अगर लिखेंगे तो 6 है तो 2 4 होगा ना, तो 4, और ऑक्सीजन का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करें तो 6 और 6 2 जा 12, तो मतलब ये 12, मतलब यहाँ भी 16, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में कितना है, 16 है। ठीक है, दूसरा और भी अगर बात कर सकते हैं इसमें तो बात कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है फ्लोरीन और F- और नियॉन। देखिए दोनों में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 8 है, इसमें कितना है, इसमें भी 8 है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, एक एटम है दोनों, तो एक एटम। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, आइसोस्टेट्स वाला भी क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही समझ में आ रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। ठीक है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि एग्जांपल अगर बात करें, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बस इतना ही है। ठीक है, जैसे अल्युमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+। ठीक है, और लिख सकते हैं सोडियम प्लस, फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2- और नाइट्रोजन 3-। ठीक है, जरा इसको देखिए तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 30 में से 3 गया तो ये आएगा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें अगर निकालेंगे तो इसमें 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी अगर 11 में से 1 बाहर गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें निकालेंगे तो 9 में 1 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किया है तो 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, इसने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किया है तो 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से टोटल जो होता है ये बनता है इसमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख के आ रहे हैं, क्वेश्चन में जो अभी तक सिखाया मैंने उसी में से क्वेश्चन होगा। पहचानना होगा कि दिया गया जो स्पीशीज है वो आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। ये 5 में से या 6 में से कोई एक रिलेशन रखता होगा, वो आपको टिक करना होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जो 5-6 टॉपिक मतलब 4-6 जो ये छोटे छोटे से टर्म डिस्कस किया उसी में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोन्स, मतलब कौन सा पेयर जो है आइसोटोन्स है। ठीक है,
तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये है क्या, ठीक है। तो इसमें से 4 पेयर दिया गया है, 4 पेयर में से बताना है कि आपस में कौन से जो होंगे वो आइसोटोन्स होंगे। बनाइएगा, ठीक है। ट्राई कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। आइसोटोन्स का मतलब पहले निकाल के लाइए कि आइसोटोन्स किसको बोलेंगे। अगर वो पता चल जाएगा फिर निकालने की कोशिश कीजिए। आइसोटोन्स चलिए बता देते हैं। आइसोटोन्स वो होगा जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप किसमें सेम है दो स्पीशीज के बीच में, वो निकाल लीजिए। बनाइए, पहले ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। चलिए देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है सेम होना चाहिए, तो इसमें देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा। तो इसमें 17 है, तो 37 माइनस 17 करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आएगा इसमें क्लोरीन वाले का इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। आर्गन का 18 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ आर्गन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा वो आएगा 18 आएगा। तो मतलब ये ऑप्शन सेम नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आना चाहिए था, यहाँ डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसमें अगर बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सल्फर अगर बात करेंगे तो 40 माइनस 16 तो ये आएगा कितना, 24 ही आएगा ना, हाँ 24 आएगा, ठीक है। और अगर पोटासियम में अगर निकालेंगे तो पोटासियम का 19, ठीक है। तो अगर इसमें निकालेंगे तो ये कितना आएगा, इसमें 21 आएगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होना चाहिए था वो सेम आना चाहिए था, यहाँ सेम नहीं आया। नेक्स्ट इसकी और बढ़ते हैं, ठीक है। क्लोरीन में अगर देखेंगे इसमें तो 37 माइनस ये आएगा 20 आ रहा है, ठीक है, इसमें होगा। अगर इसमें अगर चेक करेंगे तो इसमें अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये काम बन जाएगा लग रहा है, ठीक है। इसमें 39 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा, ये 20 आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा, 20, क्योंकि 39 हाँ 20 आएगा, मतलब ये ऑप्शन मेरा सही लग रहा है, ठीक है। चौथा देखते हैं वो भी सही है क्या, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें अगर निकालेंगे तो डी ऑप्शन में, तो कार्बन में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक करने जाएंगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं 8 आ रहा है जी। 14 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसमें अगर चेक करेंगे तो कितना आएगा, नाइट्रोजन वाले में तो 14 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंट आया। मतलब एक ऑप्शन जो है मेरा सही है वो क्या है, वो है सी ऑप्शन, ठीक है। बन गया था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ये सब पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इसी में से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा पेयर है, कौन सा ऑप्शन में जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेयर लिखा हुआ है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले इसको समझना होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को बोलेंगे वो स्पेसिस जिसमें कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना, मतलब जो गिवन स्पेसिस है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, ठीक है। सोडियम में अगर बात करेंगे तो इसमें एक करके चेक कीजिए। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 19 माइनस 1 तो ये 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 में आ रहा है, 1 में नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे इसमें कितना होगा, 8 2 16, 16 और 2 कितना होगा, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें 17 में से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आपस में सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे का ऑप्शन देखते हैं क्या सही हो सकता है। तो कार्बन CO2 अगर चेक करेंगे तो कार्बन का 6 है, ठीक है। 6 और इधर 16 कितना हो जाएगा, 6 और 16 कितना होगा, 22 होगा, 22, ठीक है। 16 और 6 22, ठीक है। 22 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है। इसमें अगर चेक करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 24 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें आएगा 26 इलेक्ट्रॉन होता है Fe में से 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ 22 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आपस में 2, ठीक है। इसमें अगर चेक करेंगे तो Mg2+ इसमें आएगा 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन में 7 और इधर से कितना 7 और इधर से कितना 16, इसमें आएगा 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन। और इसमें अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 8 15 में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 14 इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ये वाले टर्म पे,
ठीक है। आइसोस्टेट्स का देखिएगा और आइसोडाइफर वाला देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा पीवाईक्यू में तो बना लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा बात है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे, क्योंकि उससे जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है इस बार 2024 में, इसीलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, वो बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। मैंने पोस्टुलेट्स लिख के लाया है इधर, डाल्टन इधर लिखा हुआ पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब के अकॉर्डिंग कुछ कुछ पॉइंट थे, पोस्टुलेट्स दिया गया था, उसके हिसाब से क्या था कि मैटर जो होता है वो कंसिस्ट करता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसको कि एटम्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी अगर मैटर है तो मैटर में जो छोटा छोटा जो होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग एटम्स बोलते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट। एटम जो होगा वो डिफरेंट एलिमेंट का वो डिफरेंट मास का होगा। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का अगर इसका एलिमेंट का अगर देखेंगे, कार्बन कोई एलिमेंट है, इसका अगर नाइट्रोजन का कोई या फिर ऑक्सीजन का कोई, ठीक है। ये जो होगा ये एटम्स है, कार्बन का एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम, इसका अगर मास देखा जाए तो इसका मास सबका जो होगा वो डिफरेंट होगा। पहला पॉइंट। दूसरा क्लियर है, ऑल एटम इन ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। बोलता है अगर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सोडियम एलिमेंट ले लेते हैं और सोडियम का अगर 50 एलिमेंट या फिर मैग्नीशियम या फिर किसी भी एलिमेंट ले लो, अगर किसी भी एलिमेंट का अगर उठाएं अगर उसका एटम्स को, तो वो 50 हो, 100 लो, 200 लो, कितना भी लो, सबका जो होगा वो क्या होगा, उसका मास सेम होगा और सबका प्रॉपर्टी भी जो होगा वो सेम होगा। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा उसका सब एक जैसा सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसा नहीं कि 10 में से अगर सोडियम का एलिमेंट है तो 10 कुछ और रिएक्शन शो कर रहा है, 10 कुछ और नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। दूसरा, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो, ठीक है। बोलता है कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो बनता है, अगर कोई कंपाउंड बन रहा है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का मिलकर डिफरेंट एलिमेंट से, तो इसका जो कंबाइनिंग होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी कंबाइन कर जाएगा, कितना भी नंबर कंबाइन नहीं, हमेशा जो कंबाइन करेगा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा। ये डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है, एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। बोलता है एटम जो होता है वो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, छोटा पार्टिकल्स तो बोल सकते हैं, स्पेसिस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अब वो जो पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा नहीं कि रिएक्शन हुआ तो वो गायब हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, नहीं, ना ही एटम को हम दूसरा कोई नया एलिमेंट को क्रिएट कर लेंगे रिएक्शन से, ऐसा नहीं होगा। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री में, तो एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी एटम जो होगा वो हम कोई नया एलिमेंट नहीं क्रिएट कर लेंगे। मतलब अगर कोई किसी का रिएक्शन अगर ए और बी का अगर कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ऐसा कुछ रिएक्शन है, तो अभी हो सकता है कि ए बी प्लस सी बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए, ठीक है। देखिए बी जो है अभी सी के साथ भले कंबाइन कर गया है, लेकिन कोई भी ए बी सी एलिमेंट था तो इधर ए बी सी ही रहा है, कोई नया चीज नहीं आ गया है डी, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम्स को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं नया एटम को, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, खत्म कर देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। केवल और केवल जो हम लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, तो रीअरेंजमेंट होता है। देखिए ए बी के साथ चला गया, अभी जबकि बी ए जो था पहले फ्री था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बी जो था वो सी के साथ था, लेकिन अब जो है बी जो है वो ए के साथ चला गया। मतलब रीअरेंजमेंट होगा रिएक्शन में, कहीं भी कोई नया एटम्स का नहीं क्रिएट कर देंगे, ना ही कोई एटम्स डिस्ट्रॉयड कर देंगे, ठीक है। ये 5 पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। ये बेसिक पोस्टुलेट था किसका, डाल्टन साहब का, ठीक है, डाल्टन साहब का। अब इसका लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन क्या है इसको समझते हैं। लिमिटेशन भी पॉइंट में लिख देते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। साहब का जो थ्योरी था पोस्टुलेट्स, उसी का में वो पूरा सारा सही नहीं था, तो उसी में ड्रॉबैक, हमेशा किसी ना किसी का ड्रॉबैक आ जा रहा है, नहीं ड्रॉबैक तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि साइंस ही एक ऐसा चीज है जिसका इन्वेंशन होता है। मतलब कभी भी एक चीज पे खोज किए जा रहा है, साइंस हिस्ट्री क्या था, हिस्ट्री में जो हो गया सो हो गया, आगे उसको पढ़ा जाता है, लेकिन साइंस जो है वो पढ़ा हुआ जो पढ़ के और नए चीज को खोजा जाता है, तो ये फर्क है। इसीलिए साइंस में थ्योरी फेल्ड होता रहेगा, नया थ्योरी आता रहेगा, ठीक है।
ऑल एटम्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बोला था कि कोई भी मैटर का जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा, छोटा जो होगा वो क्या होगा, एटम। एटम के आगे उससे छोटा कुछ नहीं किया जा सकता है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम इसको भी फर्दर सब डिवाइड हम नहीं, मतलब हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है वो किया जा सकता है एटम्स को डिवाइड, मतलब एटम्स को भी तोड़ के पढ़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट, कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाया था। आइसोटोप्स क्या था कि वैसे एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, ऐसे के बारे में ये डिस्कस नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट, आइसोबार ये बोला था कि डिफरेंट एटम का डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो उसका मास जो होगा वो डिफरेंट होगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर बात करेंगे कार्बन और नाइट्रोजन का, तो इसका अगर आइसोटोप्स को अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसका 14 और इसका 14 को लें, देखिए दोनों तो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग एटम्स हैं। और बोला था कि अपने पोस्टुलेट में बोला था कि जो डिफरेंट एलिमेंट का जो मास होगा उसका जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ तो सेम आ रहा है, तो इसीलिए ये भी थ्योरी को वो उसका पोस्टुलेट गलत हो गया था। तीसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ कंबाइन ऑफ एटम। एटम क्यों कंबाइन कर रहे हैं, इसका रीजन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, कंबाइन करने के पीछे कंपाउंड बना रहे हैं ये बता दिया, कंबाइन करेगा फिक्स रेशियो में करेगा, ठीक है भाई मान लिए, लेकिन क्यों, आखिर क्यों करेगा ये कंबाइन। ठीक है, तो कंबाइन और एटम के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यहाँ से डाल्टन साहब का थ्योरी जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है। फिर डाल्टन साहब का मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमको बात करना है यही थ्योरी पे एक जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन के लिए ही मैंने इतना कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कब आया है, तो 4 अप्रैल को आया है, शिफ्ट 2 में आया है, 2024 में आया है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन, बच्चा से क्वेश्चन पूछ दिया है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में ऐसा क्या बात है जो इसमें गलत लिखा हुआ है, क्या गलत बात लिखा है गलत। सबसे पहले ये आना चाहिए कि डाल्टन साहब क्या बोले थे। ठीक है, तो डाल्टन साहब क्या बोले थे वो पहले बता दिए आपको। ठीक है, उस पर समझिए जरा, compound are formed when the atom of different element combine in any ratio। क्या सही है, बोल रहा है कंपाउंड जो होता है वो बनता है जब कोई भी डिफरेंट एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, कोई भी रेशियो में कंबाइन कर। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट रेशियो में नहीं कंबाइन करता है, वो एक फिक्स रेशियो और फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है डाल्टन साहब का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। हाँ भाई ऐसा बोला था उन्होंने, क्या बोला था कि ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, कोई भी एटम, जो सोडियम वाला बात की थी कि सोडियम का 50 एलिमेंट ले लो, 100 एलिमेंट ले लो कोई भी, तो जिस तरह का एक सोडियम एटम बिहेव करेगा उसी तरह बाकी का भी 50 या 100 एलिमेंट जितना है सारा एटम जो होगा वो एक जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी और उसका मास जो होगा वो सेम होगा। हाँ बाद में फेल हो गया था जाके जब आइसोटोप्स और आइसोबार्स का कंसेप्ट आया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है ये। ठीक है, ये गलत था। ठीक है, गलत है लेकिन ऑप्शन में सही यही है। ठीक है, ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट, मतलब ये ऑप्शन सही बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। हाँ बोला था कि डिफरेंट जो मैटर जो होता है वो सबसे छोटा है, जो अगर बात करेंगे तो वो क्या है, वो है एटम। हाँ बाद में जाके इसका गलत हो गया था क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जब डिस्कवरी हो गया था तो ये फेल्ड हो गया था, लेकिन हाँ पोस्टुलेट्स में तो ये सही था। ठीक है, दूसरा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। क्या बात सही है, हाँ बात सही है। इन्होंने बोला था कि कभी भी एटम्स में जो मतलब रिएक्शन में जो होता है कोई भी नया एलिमेंट का फॉर्मेशन या नया एटम्स का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, बल्कि जिसका रिएक्शन कर रहे हैं उसी में से एलिमेंट्स या एटम्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रीऑर्गेनाइज, मतलब एक दूसरे रीअरेंज हो रहा होता है। यही तो एक्सप्लेन किए थे पोस्टुलेट्स में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब हाँ ABC 3 सही है। ये गलत है बच्चा, ये गलत है। ये गलत है कैसे, क्योंकि ये एनी रेशियो बोल जो है, बल्कि एनी रेशियो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फिक्स रेशियो होगा।
ठीक है। तो ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हो सकता है ड्रॉबैक में पूछ दे क्वेश्चन कि कौन सा ड्रॉबैक जो था, अगर ये आ गया है, अगर मान लीजिए अभी पोस्टुलेट्स पे आ गया है, नेक्स्ट बार अगर कोशिश अगर किया, अगर उसको पूछने मन किया तो ड्रॉबैक पे पूछ देगा कि बताइए ड्रॉबैक में इसका कौन सा ड्रॉबैक उसका नहीं था, या फिर कौन सा ड्रॉबैक जो था वो थ्योरी को फेल किया। तो ड्रॉबैक याद रखिएगा, ठीक है। आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो अच्छा वाला पोर्शन स्टार्ट होता है वो डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, और भी आगे चीजें जो है वो उसको प्रोसीड करेंगे। आज का लेक्चर बस इतना ही, छोटे छोटे टर्म को डिस्कस किए हैं और एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस किए हैं, छोटा सा टॉपिक था उसको कवर कर लिया है इस लेक्चर में। आगे के लेक्चर में अच्छे टॉपिक और अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।